नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्दशः पाठः पढ़ते हैं। आर्यभट्टः, जिसका शीर्षक है आर्यभट्ट। इसके किया सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ हम देखते हैं, जिसका कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से देखेंगे। लोके का अर्थ होता है संसार में। अवबोध्यम का अर्थ होता है समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचल का अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन। चल माने क्या होता है? चलायमान, जो चलने वाली चीज़ होती है। और अचल कहते हैं अचल क्या हो गई? जो कि स्थिर होती है, जो गतिहीन, जो कि चल नहीं सकती है। चला का अर्थ होता है अस्थिर वही और गतिशील। आगे देखेंगे। स्वकीय का अर्थ होता है अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर। अक्षीय का अर्थ होता है धुरी पर। घूर्णति का अर्थ होता है घूमती है। सुस्थापित का अर्थ होता है भली भांति स्थापित। प्राथम्येन का अर्थ है सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद का अर्थ है ज्योतिषी। रूढ़ी का अर्थ है प्रचलित, प्रथा या रिवाज। प्रत्यादिष्टा का अर्थ है खंडन किया। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस आदिष्टा। खीस्त्राब्दे तो खीस्त प्लस अब्दे, और इसका अर्थ है ईस्वी में। षट सप्तति का अर्थ है 76। षट माने होता है 6 और सप्तति होता है 70, तो 6 और 70 कहता है 76। वयसी का अर्थ होता है आयु में या अवस्था में या उम्र में। निकषा का अर्थ होता है निकट। वेदशाला का अर्थ होता है ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला के, जहाँ पर ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनकी जानकारी, उनका जिन प्रयोग किया जाता है या जिनकी जानकारी ली जाती है, वहाँ उसे क्या कहते हैं? वेदशाला कहते हैं। आकलनम का अर्थ होता है गणना या गिनती। आदधाति का अर्थ है रखता है। भ्रमंत्या का अर्थ है घूमने वाली की या घूमती हुई की। छायापातेन इसका अर्थ है छाया पड़ने से। अवरुध्यते इसका अर्थ है रुक जाता है। अपरत का अर्थ है दूसरी ओर। अवस्थितः इसका अर्थ है स्थित। अविश्वसति इसका अर्थ है अविश्वसति स्म विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य इसका अर्थ है रोकने का। पांडित्यमया नाम इसका अर्थ है स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। काल अतिगामिनी इसका अर्थ है समय को लांघने वाली। देखिए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं, जिसका कुछ तो अंश हमने पढ़ा था। एक बार फिर से हम इसका देखते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट थे वे हमारे देश के विद्वानों में सबसे अग्रगण्य था, आगे गिने जाने वाले थे। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदविषय का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। देखेंगे जैसे कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होने चला जाता है, ऐसा ही संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यति अस्ति यत सूर्य गतिशील इति, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च अचला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति प्राप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य अचल है, अर्थात कैसा है? अस्थिर है। और पृथ्वी कैसी है? चलायमान है। जो सूर्य है वह अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी और गतिशील है, जो कि अपनी ही धुरी पर घूमती है।
इस समय यही स्थापित या अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है, इसी को सर्वमान्य माना गया है। सिद्धांत अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या आर्यभट्टः। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया या लाया गया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट। यह सिद्धांत कौन सा कि जो धरती सूर्य है वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है और पृथ्वी कैसी है वह घूमती है या परिक्रमा करती है, उसको इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इसी परंपरा से प्रचलित रूढ़ि उनके द्वारा बताया गया है। तेन पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इसी परंपरा से प्रचलित इस प्रथा का उनके द्वारा खंडन किया गया कि पृथ्वी स्थिर है, इसका उन्होंने खंडन किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। तेन उदाहृतः उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, कि चलती हुई नौका में या नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान, और अन्य सभी पदार्थों को वह गतिशील समझता है। जो नाव में कोई मनुष्य बैठा है तो वह देखता है, वो क्या समझता है कि नौका जो है, नाव जो है वह कैसी है? स्थिर है, और बाकी सभी वस्तुओं को, पदार्थों को वह गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरमनुभवति सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसी प्रकार से चलायमान पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। चलती हुई पृथ्वी पर हम लोग मनुष्य लोग स्थिर अनुभव करते हैं पृथ्वी को, और सूर्य आदि ग्रहों को हम कैसा मानते हैं? गतिशीला, यानी कि चलायमान समझते हैं। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिक चतुष्तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्मं लब्धं नीति तेन विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम्। 476 की ईस्वी 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, और उन्हीं के द्वारा रचे गए आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में ऐसा उन्होंने लिखा है। ईस्वी 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, उन्हीं के द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। ग्रंथ अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उसके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में लिखा गया। यह ग्रंथ कौन सा? आर्यभट्टीयम जो ग्रंथ है वह उनके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक श्रोतृभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से मालूम होता है कि पाटलिपुत्र के पास, पाटलिपुत्र जिसका कि वर्तमान में नाम क्या है? पटना, ठीक है, के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला का अर्थ अभी बताया था आपको, जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक स्रोतों से मालूम होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम में आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। मतलब उन्होंने पाटलिपुत्र की भूमि पर ही रह करके कार्य किया था। आगे देखें, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम अर्हति, जहाँ पर संख्याओं की गणना भी महत्व रखती है। देखेंगे, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, और जिसमें कि संख्याओं की गणना करना महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतियाँ
पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामक दानवो नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति को ही गणितीय पद्धति के द्वारा ही आकलन करके गणना करके ही उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं उसमें राहु और केतु नामक राक्षस इसका कारण नहीं है। उन्होंने गणितीय पद्धति से ही गणना करके यह प्रतिपादित किया कि जो ग्रहण लगता है, ग्रहण होते हैं, उनमें राहु और केतु नामक जो राक्षस हैं वह इस ग्रहण का कारण नहीं होते हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। उसमें तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण है। उसमें तो किसमें तो जो ग्रहण लगता है उसमें तो कारण क्या है, राहु और केतु नामक राक्षस नहीं है। प्राचीन समय में ऐसी धारणा थी लोगों की कि राहु और केतु जो राक्षस हैं इनके द्वारा ही क्या होते हैं, ग्रहण होता है। जबकि इस बात का इन्होंने खंडन किया था आर्यभट्ट ने। इन्होंने क्या कहा था कि इसमें तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ही इसके कारण है जो ग्रहण होते हैं उसके। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्यम परितः सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्या पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा करने के रास्ते में संयोग करने के रास्ते के संयोग से ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्य मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने से चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। समाज में ये देखा भी जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने नए विचारों को सबके समाज के सामने रखता है तो उनको स्वीकार करने में लोगों को कठिनता अनुभव होती है, या ये कहें कि उसको जल्दी से स्वीकार उनको नहीं किया जाता है नए विचारों को। तो उसी प्रकार से इनके साथ हुआ था। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार से आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का भी विरोध किया गया था। अर्थात उनके विचारों का, जो उन्होंने नए विचार रखे थे कि जिस प्रकार से एक तो ये रखा था उन्होंने कि जो पृथ्वी है वह कैसी है, अस्थिर है, वह घूमती रहती है। और ये जो ग्रहण के कारण उन्होंने कहा था कि ये कौन नहीं है, राहु और केतु नाम के जो राक्षस हैं वे इसका कारण नहीं है। जबकि क्या है, ये तो इनका कारण कौन है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। इन तीनों के कारण ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। किस प्रकार से उन्होंने अपने ये विचार रखे थे, इसका भी विरोध उनको सहन करना पड़ा था। उनको इन बातों का भी लोगों ने विरोध किया था। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की क्या गई, उपेक्षा की गई, अर्थात उनको स्वीकार नहीं किया गया। पंडितम मनमान्यः उपहास पात्रम जातः, और पंडित मानने वाले लोगों के द्वारा, पंडित माने जाने वाले लोगों के द्वारा उपहास के पात्र वो बन गए। अर्थात सभी के द्वारा वे कैसे बन गए, उपहास के पात्र, अर्थात
उपहास कहते हैं मजाक उड़ाना, ठीक है, जिनका कि मजाक उड़ाया जाता है, तो वे एक मजाक के पात्र बन गए कि मतलब सभी उनका इन बातों को सुन सुन करके मजाक उड़ाते थे। जो पंडित आदि जो लोग थे, जो जो राहु केतु को, राक्षस को, ग्रहणों को कारण बताते थे, तो वे भी उनका उपहास करने लगे या उनका मजाक बनाने लगे। तो सभी लोग उनका मजाक बना करके उनकी बातों का विरोध करने लगे, कोई भी उनको स्वीकार करना नहीं चाहता था। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उसकी दृष्टि कालातिगामिनी था, समय को लांघने वाली थी। फिर भी उसकी दृष्टि कैसी थी? समय को लांघने वाली थी, अर्थात बहुत ही आगे देखने वाली वह थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें और उसके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें, उस आर्यभट्ट में, और अर्थात और उसके विचारों में और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें आदर प्रकट किया गया। जो आधुनिक युग के वैज्ञानिक हैं उन्होंने उनके विचारों को स्वीकार किया, उनको माना और उनके सिद्धांतों का उन्होंने उनके प्रति आदर प्रकट किया कि ये, और उनको बहुत अधिक महत्व दिया उन्होंने। अस्मदेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से, अस्मदेव माने इसी, कारणात् माने कारण से, अस्माकं माने हमारे, प्रथम उपग्रह से पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। किस कारण से? इस कारण से कि जो आधुनिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने उन आर्यभट्ट के विचारों का और उनके सिद्धांतों का आदर किया, उनके महत्व को समझा, इसीलिए सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा गया वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। वस्तुतः भारतीयः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीयों की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थी। वास्तव में ये भारतीयों की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष थे, अर्थात जिन्होंने की विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इस पुरुष को क्या माना गया? शिखर पुरुष माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पाठ के हम देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न।